से इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कैसे निकालेंगे, गिवन क्या क्या होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमारे पास गिवन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? और ये माना जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे 11th में हम पढ़ते थे इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको मानते थे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानते थे इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको जनरल फॉर्म ऑफ लाइन कहते थे। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें से आपको स्लोप और एक इंटरसेप्ट पता चलता है। ज़्यादातर जब भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन कभी यूज़ करते हो तो आप ये वाला लिखते हो, ये लिखा। इसी तरह वेक्टर्स में, मतलब इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल में, हमारा टॉपिक है 3D। सो 3 डायमेंशनल में इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन में सबसे पहला फॉर्म है दैट्स नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। तो अब बढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। देखो जब आप एक 3D में एक प्लेन ले लोगे, योकुन थे जो असल पर ध्यान थे, तो आपको गिवन क्या क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। निकालना क्या है? कार्टून कैश इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो गिवन क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड दिस इज ऑरिजिन। इज दैट क्लियर? वी शुड गिवन क्या है। देखो यहां पे एक प्लेन है, ठीक, मान लो वो ऑरिजिन है वहां पे, तो एक प्लेन यहां पे है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। ये लाइन है, ये प्लेन है, ठीक है। यहां पे प्लेन है, किस्मत शेमस यु टॉपिक शुरू होगा आज डिपर क्या था बोझो तो यो हाँ चाइन खतर प्यार है ना आज पर। तो हमें क्या पढ़ना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल है। इस 3 डायमेंशनल में हमने एक प्लेन लिया, यहाँ पे इस प्लेन की हमने इक्वेशन निकालनी है, ठीक। अगर हम ऑरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये प्लेन है, ये ऑरिजिन है, और ऑरिजिन से लेकर हमने यहां तक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक। इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। जब ऑरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ना, उसको नॉर्मल कहते हैं। अदरवाइज नॉर्मली ये परपेंडिकुलर है। अगर इस पर ये हमारे पास प्लेन है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करूं, इट्स ओनली परपेंडिकुलर, बट व्हेन दिस परपेंडिकुलर इज फ्रॉम ऑरिजिन इट्स कॉल्ड नॉर्मल। समझ आवा? तो हमने क्या किया, इस प्लेन पे ऑरिजिन से लेकर इस प्लेन पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, उस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। क्लियर? अच्छा, इस परपेंडिकुलर की कोई डिस्टेंस होगी, दैट्स डिनोट बाय डी। किससे डिनोट करते हैं? उस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। से फॉर एग्जांपल यहां पे एक प्लेन है, ये हमारे पास एक प्लेन है, हमने क्या किया, ऑरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, इट्स लाइक दिस। यहां तक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया यहां से, ठीक है। इमानियर प्लेन पीठ या इस प्लेन बोन, ये प्लेन से नीचे से होगा, तो यहां पे से फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, यहां पे परपेंडिकुलर है, कितना है? 90 डिग्री है। इतना समझ आया? तो हमारा टॉपिक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होगा, और इसमें एक पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट ए, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन, इट्स डिस्टेंस इज डी। इसकी डिस्टेंस क्या है? डी है। और यहां पे ना ये पॉइंट दिख की, सॉरी ये पॉइंट एन है, तो इट्स ओ एन,
इट्स नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या है? ओ एन जो है वेक्टर ओ एन, ये नॉर्मल टू द प्लेन है। ठीक है में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड डी होगा। इज दैट क्लियर? समझ आवा? और यहां पे हम इस प्लेन पे कितने सारे पॉइंट्स है? इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो एक पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कामा वाई कामा जेड, एक्स कामा वाई कामा। इज दैट क्लियर? इस पी को ज्वाइन करेंगे ऑरिजिन के साथ, वो कर्व फिलहाल एक फुल ज्वाइन, एंड दिस, ये एन और पी ये दोनों पॉइंट्स किस पे है? ये प्लेन के अंदर है। ठीक है, अगर यहां पे प्लेन है, इस पे पॉइंट एन है। ये एन कौन सा पॉइंट है? जब हमने परपेंडिकुलर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है? एक आर्बिट्री पॉइंट है। इज दैट क्लियर? सो हमने क्या क्या ज्वाइन किया? ओ एंड पी, ओ एंड एन, लेकिन ओ एंड एन जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्लियर? अब हमने पी और एन को ज्वाइन भी किया, पी एन हमने ज्वाइन किया ऐसे। ये बहुत आसान है, ये हमने ज्वाइन किया। अभी बताओ मुझे, ये OP जो अगर वेक्टर की बात करेंगे, OP इज वेक्टर R, इजंट? ठीक है, ये वेक्टर ON है। ठीक है, और ये वेक्टर PN या NP है, जैसे मर्जी ले लो। ठीक, तो हमारे पास 3 वेक्टर्स है। कौन कौन सा वेक्टर? ON, OP, NP या PN। अच्छा, मुझे कोई बताएगा वेक्टर OP तो वेक्टर R है, वेक्टर ON कितना होगा? हम परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? N से डिनोट करते नहीं करते? एक तो वो देखो, ये ON इसको परपेंडिकुलर इस प्लेन को, यहां पे समझने की कोशिश करो बस। ये ON इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। जब कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है और यूनिट वेक्टर होता है, हम उसको किससे डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर N से। यूतश ठीक, जैसे हम वेक्टर A लिखते हैं x1i या xi प्लस yj, या A1 लिखते हैं, जो मर्जी है, ai, a1i, a2j, a3k, या हम लिखते हैं abc। तो इसी तरह यूनिट वेक्टर n जो होता है ना, यूनिट वेक्टर और साथ साथ परपेंडिकुलर वेक्टर, इसको पता है कैसे लिखते हैं? li mj nk। ये आपको समझ आया कि नहीं आया? आपको बेसिकली पता ही नहीं है क्यों लिखते हैं मां? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइनस जो होता है ना, डायरेक्शन कोसाइनस से जो वेक्टर बनता है ना, वो यूनिट वेक्टर होता है। आपको मैंने परसों बताया था, एक बार फिर से बताऊंगा। अगर से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉइंट P है 1 2 3, इसको ऑरिजिन से ज्वाइन करो, इसको ऑरिजिन से, तो कौन सा वेक्टर बनेगा? पोजीशन वेक्टर R। इस पोजीशन वेक्टर R के आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दे दो, इट्स L इज इक्वल टू x बाई R। ठीक है, x इज 1, R इज स्क्वायर रूट ऑफ 14, इनसे बनता है नहीं बनता है? m इज इक्वल टू y बाई R 2 बाई रूट 14, n इज इक्वल z बाई R दैट इज 3 बाई रूट 14। अगर मैं इनसे एक वेक्टर बनाऊं li mj nk, li mj nk, जरा बनाओ, 1 बाई रूट 14 i, 2 बाई रूट 14 j एंड 3 बाई रूट 14 k। इस वेक्टर का कोई नाम दे दो, फिलहाल देते हैं यूनिट वेक्टर n। तो मैंने पढ़ा यूनिट वेक्टर n, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इट मस्ट बी 1। समझ आए वहां? आप यहां ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर n ये 1 होना चाहिए। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इजंट? That is 1 by root 14 square plus 2 by root 14 square and 3 by root 14 square. 1 by root 14 means 1 by 14.
2 2s आर 4/14, 3 3s आर 9/14। आपको लगता है 14/14 आएगा तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब इसको एक बार याद रखो, जब भी हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे उस यूनिट वेक्टर को आप किस फॉर्म में लिखा करोगे? इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स। सो एन यूनिट वेक्टर, अब एन दे दो, यूनिट वेक्टर ए लिखो, लेकिन याद रहे जब भी यूनिट वेक्टर की बात करते हैं ना तो उसको कैसे लिखते हैं? Li प्लस mj प्लस n के। अब आप बोलोगे मैंने n से क्यों लिखा, a से क्यों नहीं लिखा? n से इसलिए लिखा क्योंकि n वो वेक्टर होता है, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, n वो वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने लिखा यूनिट वेक्टर n। ये यूनिट वेक्टर तो है लेकिन ये साथ साथ परपेंडिकुलर है, जो इसकी डायरेक्शन में वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब सुनो मेरी बात, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अब अच्छे से ध्यान रखो, इसी के साथ हमारी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें सिर्फ गिवन होगा ये नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है गोबर में। अच्छा, ओ एन एक वेक्टर है, इस ओ एन की डिस्टेंस कितनी है? डी। अगर मैं इस ओ एन को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, मैंने लिखा वेक्टर ओ एन, वेक्टर ओ एन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डी डॉट यूनिट वेक्टर एन। मैंने आपको परसों भी बताया, ये चीजें आप याद ज्यादा नहीं रखते हो, मैंने आपको परसों बताया, अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, अगर यहां पे देखो ये ओ ए, ये ओ ए, क्या मुझे कोई बताएगा ओ बी कितना होगा? यहां से यहां तक 3 यूनिट्स है, तो क्या लिखोगे? ओ ए तो वेक्टर ए है, मतलब यूनिट वेक्टर ओ ए, ये 1 यूनिट है तो यूनिट वेक्टर मैंने लिखा। ओ ए इज यूनिट वेक्टर ए। कैन यू टेल मी व्हाट्स ओ बी? 3 टाइम्स द यूनिट वेक्टर। क्लियर? अच्छा, ये इसमें से एक यूनिट वेक्टर है ना, अब उसकी डिस्टेंस तो यूनिट होगी। क्या मुझे कोई बताएगा ओ एन कितना होगा? इट्स डी टाइम्स द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में ए से लिखता, लेकिन ये साथ साथ परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसके लिए स्पेशल लेटर है, दैट्स एन। क्लियर है ना? समझ तो खोली खुशकित मगर समझ किस किस को समझ आया जरा बताओ अच्छे से, मतलब यसा दिमाग मज ब्यूट नर दोद तवे तुला थोद, समझ आवा? समझ आवा? तो ओ एन क्या है? डी डॉट एन। क्लियर? ओ पी कितना है? ओ पी कितना है? वेक्टर आर। ठीक है, अब बात करेंगे एन पी की। एन पी इज ओ पी माइनस ओ एन, इजंट? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ओ पी कितना है? वेक्टर आर। ओ एन कितना है? डी डॉट यूनिट वेक्टर एन। अब ये डॉट नहीं, मतलब डी इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर और वेक्टर में कोई डॉट और क्रॉस नहीं होता, जैसे मर्जी लिखो। तो ये हो गया एन पी। अच्छा मुझे बताओ ओ एन किसको परपेंडिकुलर है? प्लेन को। ये प्लेन है, ये ओ एन है, ये ऑरिजिन है, ये पॉइंट एन है, ये इसको परपेंडिकुलर है। किसको? प्लेन को। अगर कोई भी, देखो मैं आपको ऐसे बताऊं, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन पे अगर कोई भी लाइन होगी ना, क्या ये ओ एन उसको परपेंडिकुलर होगा? ओ एन किसको परपेंडिकुलर है? प्लेन को। अब प्लेन पे जितनी सारी लाइन्स है, इस प्लेन के अंदर जितनी सारी लाइन्स है, ये ओ एन उन सबको परपेंडिकुलर होगा, इजंट? मैं बताऊंगा, मान लो ये वाली लाइन है, तो मैंने ओ एन यहां पे लिया, क्या ये इसको परपेंडिकुलर है? ठीक। अब ये लाइन यहां से दूर है, ये वाली लाइन, लेकिन जब आप यहां पर लेकर आओगे ना, ये इसको भी परपेंडिकुलर है। तो ऑन द प्लेन जितनी सारी लाइन्स है, ये ओ एन उन सब लाइन्स को परपेंडिकुलर है। नहीं समझे? थोड़ा सा दिमाग से काम है वहां। तो ओ एन क्या है? प्लेन के अंदर जितनी सारी लाइन्स है, ये उन सबको परपेंडिकुलर है। अब मुझे बताओ ओ एन किसको परपेंडिकुलर है? एन पी को। फ्रॉम फिगर ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एन पी
when the two vectors are perpendicular their dot product is 0, therefore on dot np is equal to 0. अब on कितना है, कहां गया, on is d dot n, फिर साथ में डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, np के साथ. अब np क्या है, r माइनस डी डॉट एन इज इक्वल 0. इट इज दिस r डॉट n, साथ में d है, मैं ऐसे लिखूंगा d. अच्छा एक काम करते हैं, ये d जो है ना ये कांस्टेंट है. आप एक वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन आप एक कांस्टेंट को शिफ्ट कर सकते हो. ये कहां जाएगा, 0 के साथ. इट्स लाइक दिस n डॉट r माइनस डी एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि d चला गया उसी के साथ. ठीक है, फिर इनको मल्टीपल करो आप, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है. याद रहे जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे ये देखना जरूरी है कि डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है. तो इट्स r डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है इसलिए मैंने अपनी मर्जी से लिखा, माइनस डी एन डॉट एन इज इक्वल 0. ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. सो वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन इज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का स्क्वायर. सो इट इज दिस r डॉट यूनिट वेक्टर n माइनस डी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल. अब मैग्नीट्यूड है तो 1 होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. सो व्हाट्स रिमेनिंग, द रिमेनिंग इज r dot unit vector n minus d is equal 0, or it can be written as r dot unit vector n is equal to d. देखो डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही होता है, सो ये d है. तो मगर अखरा समझ, आपने लास्ट पे इसको याद रखना है. ठीक है, समझ आवा. तो इसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए जब आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालोगे ना, क्या पता होना चाहिए आपको, सिर्फ d, और आपको ये नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा. क्या गिवन होगा, नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा. इज दैट क्लियर, उशू दलील क्या है. अब इस नॉर्मल वेक्टर को हम, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म. कौन सा फॉर्म, अभी मेरी बात सुनो. देखो n जो होता है ना, जब यूनिट वेक्टर होता है n, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, li प्लस mj प्लस nk. अब इसको कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में. r क्या क्या होता है, xi, ये तो आर्बिट्री होता है, yj zk, डॉट प्रोडक्ट विद n बट यूनिट वेक्टर n, इट्स li प्लस mj प्लस nk इज इक्वल टू d. सो इट इज l इंटू x, डॉट प्रोडक्ट है ना, इट्स lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d is the Cartesian equation of plane. Is the Cartesian equation of, मिसाल equation of plane perpendicular to a given vector. Equation of plane perpendicular to a given vector. तो given vector को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से. रिमेंबर, equation of plane perpendicular to a given vector n and passing through a given point. Passing through a given point A whose coordinates are x1, y1 and z1. Listen to me. तो इस बार हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ना है. हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ प्लेन पहला वाला, दैट्स इन नॉर्मल फॉर्म, विच इज r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल d. व्हाट्स दिस d? द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस यूनिट वेक्टर? ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, जो मतलब इसको नॉर्मल है, ये उसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है. तो हमारा अभी जो है दैट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर n
एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए। अब आप यहां ध्यान रखो, एक मिनट देखो, अगर मैं कहूं ये हमने एक लाइन ली, ठीक है, इसको कितने सारे प्लेन्स, ये कितने सारे प्लेन्स को परपेंडिकुलर होगा, एक या दो से ज्यादा, है ना। फिर से अंडरस्टैंड करो, ये जो है ये मान लो एक लाइन है, इसको ये कितने सारे प्लेन उसको परपेंडिकुलर होगी। सपोज दिस इज वन प्लेन, ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवंथ, तो कितने सारे प्लेन्स को ये परपेंडिकुलर है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जिसको ये परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए एडिशनल है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। अब मान लो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए बहुत सारे प्लेन्स पे, अब उनमें से एक पर्टिकुलर प्लेन को हम बाहर कैसे निकालेंगे, वो प्लेन जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता होगा। मान लो ये प्लेन है, तो यो ध्यान, इस प्लेन ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, यहां पे पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अब ये वाला प्लेन जो ये किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, ये तीसरे पॉइंट से पास हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर n। अगर सिर्फ यहां तक होता तो फिर तो इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है, इसीलिए इसमें लिखा है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट A, ताकि ये एक पर्टिकुलर प्लेन बन जाए। क्लियर? समझ आवा? तो ये प्लेन है, पर्टिकुलर एक प्लेन है, ये मान लो प्लेन है, ठीक शगुबर। अब इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये इसको परपेंडिकुलर है, यहां ध्यान रखो, ये इसको परपेंडिकुलर है। अब इस परपेंडिकुलर वेक्टर का हमने क्या नाम रखा, वेक्टर n, ठीक। ये प्लेन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट A। A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1, y1, z1। अभी देखो इस प्लेन के बारे में आपको क्या क्या पता है। एक ये प्लेन जो है तो बहुत सारे प्लेन्स ऐसे जिनको ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, पहली बात। अब ये पर्टिकुलर प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, हो गए दो। इस प्लेन के अंदर कितने सारे पॉइंट्स है, इनफिनाइट नंबर ऑफ। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक आर्बिट्री पॉइंट लेना बहुत जरूरी है, दैट्स पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। आजा बेटा, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z। क्लियर? अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, ऑरिजिन के साथ। तो ऑरिजिन के साथ ज्वाइन करने से ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर A या OA, जिसका नाम हम A रखेंगे। अगर पॉइंट्स पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर OP और इट्स R, ठीक है। तो यो ध्यान। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर n। एक प्लेन है जिसको एक परपेंडिकुलर वेक्टर है यहां पे, और ये प्लेन पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, समझ आवा। अदरवाइज ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसको सिर्फ ये प्लेन नहीं, दूसरा वेक्टर भी, दूसरा प्लेन भी इसको परपेंडिकुलर है, तीसरा भी इसको परपेंडिकुलर है। तो लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, दैट्स पॉइंट A। अब इक्वेशन बनाने के लिए इस प्लेन पे कितने सारे पॉइंट्स है, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक आर्बिट्री पॉइंट P हमने लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z। तो दोनों को ऑरिजिन के साथ ज्वाइन किया, एक बन गया पोजीशन वेक्टर OA और A, दूसरा बन गया पोजीशन वेक्टर OP और इट्स R। इज दैट क्लियर? अब ज्वाइन करेंगे हम AP को, ज्वाइन AP, ठीक है गुरु? इज दैट क्लियर? सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन लिख के रखेंगे। इट्स OA और इट्स A, इट्स x1i, y1j, z1k, then it's OP or it's R, it's xi, yj
z की, फिर हमारे पास है वेक्टर AP, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इट्स OP माइनस OA, इट्स R माइनस A, और जरूरत पड़ने पे इन दो का हम सबट्रैक्ट करेंगे। ये तो ठीक। और हमारे पास गिवन है वेक्टर N। वेक्टर N को हम कैसे लिखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। परसों जो हमने नॉर्मल वेक्टर लिखा यूनिट वेक्टर, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे LI MJ, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइनस एक पॉइंट के बनाते हैं यूनिट वेक्टर। याद छुआ कि बेशवन डायरेक्शन कोसाइनस से जो वेक्टर बनता है वो यूनिट वेक्टर होता है। अगर हम इस नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर नहीं ऐसे लिखेंगे वेक्टर N, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे AI, क्योंकि अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉर्मली इसके कोई डायरेक्शन रैशोज होंगे। इट्स AI प्लस BJ प्लस C। क्या आपको ये चीजें समझ में आ जाती है, L M N A B C कहां पे यूज करें। अब इस बार देखो हमने इसको कैपिटल N से डिनोट किया, ठीक, तो हम ऐसे लिखेंगे AI BJ CK, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। युतावा समझ। अब डिराइवेशन की बात करेंगे। अभी आप यहां ध्यान रखो, इस पॉइंट, इस प्लेन के अंदर वेक्टर AP है। अच्छा देखो ये वेक्टर N है, ये प्लेन है, ठीक, इस पे A और P है, ये A ये P। अगर मैं ऐसे कहूं ये इसको परपेंडिकुलर है यहां पे, तो क्या ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, बहुत आसान है समझना। ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, अच्छा बेटा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर N है, ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है यहां पे। इस प्लेन पे कितनी सारी लाइन्स है? देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑन द प्लेन। यहां पे समझते हैं, इस प्लेन के अंदर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है यहां पे। क्या आप कहोगे कि ये इसको परपेंडिकुलर है या नहीं है, इस लाइन को? इस प्लेन के अंदर जितनी सारी लाइन्स है और ये उन सबको परपेंडिकुलर है। नहीं समझे? बस ये एक चीज समझनी थी, समझ आवा? तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन द प्लेन जितनी सारी लाइन्स है ये उन सबको परपेंडिकुलर है। तो आप क्या कहोगे फ्रॉम फिगर? आप ध्यान रखो, फ्रॉम फिगर this vector N is perpendicular to AP. Is that clear? So from figure vector N is perpendicular to vector AP. When the two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. AP is R minus A dot N is equal to 0. This is required vector equation of plane. ये बहुत आसान है। तो यो कुन ध्यान। This is required vector equation of plane. समझ आया? तो देखो इसमें क्या क्या आपको गिवन होगा। तो बुजुर्गों को इसमें गिवन होगा आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर जिसको आप कैपिटल N से डिनोट करोगे। वहां पे नाम लिखा नहीं होगा, आप खुद से लिखा करोगे वेक्टर N, ठीक। और वहां पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर कोऑर्डिनेट्स हुए तो आप पोजीशन वेक्टर बनाओगे, या तो कभी कभार पोजीशन वेक्टर ही गिवन होगा, ठीक। अच्छा कभी क्या होगा, ये वेक्टर N होगा, ये गिवन होगा, या इस वेक्टर के डायरेक्शन रैशोज गिवन होंगे A B C। कैपिटल A और स्मॉल a से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टिल ये एक वेक्टर ही है। अब समझ। देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to a given vector N and passing through a given point A is R minus A dot vector N is equal to 0. R आपको पता है क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्री पॉइंट। A आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट। N आपको पता है परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर इक्वेशन। अब इसको चेंज करेंगे किसमें? कार्टेशियन इक्वेशन में। तो पहला हमने पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म, ये उसकी इक्वेशन होती है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? ये Li प्लस MJ प्लस N। अगर R और इस वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वहां पे बचता है LX
प्लस my प्लस nz इज इक्वल d। अगर इसके साथ l m n, अगर इसके साथ में क्या क्या है l m n, तब जाके ये जो d है ना, ये होता है प्लेन की डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर यहां पे n ऐसे नहीं, n ऐसे होगा, तो हम इस n को डिनोट करेंगे ai प्लस bj प्लस c के। तो इस बार जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये ऐसे बनेगा ax प्लस by प्लस cz, है ना, r और n को डॉट प्रोडक्ट करना, ai प्लस bj प्लस c के डॉट प्रोडक्ट विद दिस xi प्लस yj प्लस z के। सो इट बिकम्स ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। इस बार ये जो d है ये सिंपल एक कांस्टेंट है, ये प्लेन और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस नहीं है। ठीक है गोबर? तो अगर यहां पे यूनिट वेक्टर है तब जाके हम कहेंगे ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन है। अगर यहां पे एक नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल हो, नॉर्मल ना, सिंपल एक वेक्टर है, ठीक है, तो इस बार हम कहेंगे ये जो d है ये सिंपल एक कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। इशास पुरमुत ऑलरेडी। अब इस बार इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। r और a को सब्ट्रैक्ट करना है, r और a को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बचेगा ऐसे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर है डॉट प्रोडक्ट विद n, इट्स a b एंड c, ai bj c के इज इक्वल। अब इनको करो डॉट प्रोडक्ट, इट्स a इंटू x माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल। दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। सुनो अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, पॉइंट बी x2 y2 z2, पॉइंट सी x3 y3 z3। ये तीन पॉइंट्स आपको गिवन है, या पी क्यू आर ले लो, जो मर्जी है, ठीक है, समझ आवा? तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर? इन 3 पॉइंट्स से अब आप यहां अंडरस्टैंड करो, फिर हम डिराइवेशन पढ़ेंगे। देखो मान लो वो बोझवा तो योकुन बोझवा, अगर 3 पॉइंट्स ऐसे है 1 2 3, ये कौन से पॉइंट्स हो गए? कोलिनियर है ना? ये कोलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अच्छा, 3 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन बनती है, और एक लाइन से कितने सारे प्लेन्स पास होंगे? एक या एक से ज्यादा? एक लाइन से। जरा बुक इधर दे दो, ये देखो, लिसन टू मी। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो इनसे क्या बनती है? लाइन बनती है। इस लाइन से कनेक्टेड कितने सारे प्लेन्स हमारे, देखो ये सारे प्लेन्स ही तो है ना, ये इसी लाइन को पास करता है, दूसरा प्लेन ये भी इसी लाइन को पास करता है, तीसरा प्लेन ये भी इसी। तो 3 कोलिनियर पॉइंट से जो लाइन बनती है ना, उस एक लाइन से कितने सारे प्लेन्स पास होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। क्लियर? अब बात करेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। अब ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। जैसे हमने लाइन के बारे में पढ़ा था, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती है, लाइन्स की बात कर रहा हूं मैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती है, इसी तरह एक लाइन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास होते हैं। आवाज समझ? क्या
एक पॉइंट से कितनी सारी लाइन्स पास होती है? इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। देखो 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी है लाइन्स ड्रा करो। तो एक पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती है और एक लाइन से इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये एक लाइन है, ये इतने सारे प्लेन्स है और इससे एक्स्ट्रा भी आप बना सकते हो भाई। गवा पॉइंट। दूसरा, दो पॉइंट से कितनी लाइन्स पास होती है? दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है। दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है। इसी तरह तीन पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास होता है, सिर्फ एक प्लेन। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। कितने पॉइंट से ये अभी आ रहा है? दो पॉइंट से। अब अगर इस पॉइंट को मैं यहां पे लेता हूं, क्या ये वाला प्लेन इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है? ये दो पॉइंट्स तो मैंने लिए, प्लेन पे ही लिए। मान लो ये इस स्पेस में पॉइंट्स है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये इसकी टिप जो है ये तीसरा पॉइंट है, ये मैंने बाहर रखा। क्या ये वाला प्लेन इससे पास हो रहा है? नहीं। समझ आवा? अच्छा, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे करूं, अब बोलो तीन पॉइंट से कितने सारे प्लेन्स पास होते हैं? मगर अगर वो तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। इज दैट क्लियर? सो ये 1 2 3, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए बी सी, इनसे एक पर्टिकुलर प्लेन पास होता है। बस इन चीजों को आपने याद रखना है, बाकी सुरी याद रोजा। तो ये है, अभी प्लेन ड्रा करते हैं। बुझते वो परो डेराइवेशन। ये प्लेन है तो शुन गर्जी मैं बस डायरेक्ट पर फार्मूला पर डायरेक्ट ना। सुनो अभी, ये पॉइंट ए, लिसन, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, 3 नॉन कोलिनियर है, ठीक है। इनको करते हैं ज्वाइन। इनको किया मैंने ज्वाइन। किस किस को ज्वाइन किया? ए बी और ए सी को। योगुन तुझे वार दिया। ए बी और ए सी को मैंने ज्वाइन किया, ये एक ही प्लेन पे दो लाइन्स बन गई, ठीक शकबर। अच्छा, एक ही प्लेन पे दो लाइन्स है। मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूं ना, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो क्या ये दोनों पे परपेंडिकुलर है ना? इतना समझ आया? अब देखो, आपको पता है अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर एंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? अगर मैं ले लूं ए बी क्रॉस ए सी, क्या क्या ले लूं? जैसे ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर बनता है और वेक्टर बनेगा जो इनको परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अच्छा, ए बी क्रॉस ए सी अगर मैं ले लूं तो एक वेक्टर बनेगा वहां पे, और वो वेक्टर जो दोनों को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हम लेंगे परपेंडिकुलर। अब ये वेक्टर जो है, इसका नाम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसका जो है ये वेक्टर बनेगा किन से? ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसको भी परपेंडिकुलर है, ये इसको भी परपेंडिकुलर है, दोनों को है। इतना समझ आया? 3 पॉइंट्स लिए, ए बी सी, तीनों के पोजीशन वेक्टर आप बना सकते हो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, नाम रखेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इतना समझ आया? अच्छा, इस प्लेन पे, इस प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए एक आर्बिट्री पॉइंट का लेना जरूरी है। तो हम लेते हैं पॉइंट पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है एक्स वाई जेड। अब ज्वाइन करेंगे पी और ए को।
इट्स वेक्टर ए पी, ए बी ए सी ए पी, ठीक। अच्छा, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक वेक्टर बना जो इन दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उस वेक्टर का हमने नाम ही रखा ए बी क्रॉस ए सी, जो वहां से वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। अब इस प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए हमने एक आर्बिट्री पॉइंट पी लिया, ठीक, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई कामा एक्स वाई एंड जेड। अब बताओ मुझे, क्या ये वेक्टर और ये एपी भी आपस में परपेंडिकुलर है? देखो ये वेक्टर एपी जो है ये भी इसी प्लेन के अंदर है, लाइक, तो ये इसको भी परपेंडिकुलर है, ठीक। सो फ्रॉम दिस डिराइवेशन, अगर हम बात करेंगे फ्रॉम फिगर में से हमने देखा ए बी क्रॉस ए सी, इसका कोई आप नाम रख सकते हो अथवा कोई इसका पर्टिकुलर नाम थे, ए बी क्रॉस ए सी और ये ए पी, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इतना समझ आया? अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इतना समझ आया? अब एपी कैसे बनता है, ओपी माइनस ओ ए, डॉट ए बी कैसे बनता है, ओ बी माइनस ओ ए, क्रॉस ए सी कैसे बनता है, ओ सी माइनस ओ ए, ठीक। अब ओ पी क्या है, वेक्टर आर है, ओ ए क्या है, वेक्टर ए, डॉट ओ बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। इसमें आपको ज्यादा यही याद रखना है, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, समझ आया? फिर जब इसको डिराइव करेंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऐसे बन जाता है, वो वाली इक्वेशन। क्योंकि इसकी डिराइवेशन थोड़ी बड़ी है तो वारिया कैलकुलेशन करें, बेटर है मैं आपको लास्ट पे यही बताऊं क्या होता है। देखो इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे, वो ये है, इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, देन z माइनस z1, z2 माइनस z1। अब देखो याद कैसे रखोगे, अब लास्ट पे तो याद ही रखना है ना, डिराइवेशन का क्या करना है, डिराइवेशन को आपने कुछ नहीं करना, लास्ट पे इसी को याद रखना है। अब देखो आपके पास कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। अब 3 पॉइंट्स होंगे या पोजीशन वेक्टर होंगे। अगर 3 पॉइंट्स ऐसे है तो प्लेन की इक्वेशन ये याद रखो, फिर आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, या अगर लिखा होगा वेक्टर इक्वेशन फिर जाके लिखो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अच्छा, ये ए बी सी है, अगर पॉइंट्स ही गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ही गिवन है तो डायरेक्टली यहां पे इस्तेमाल करो, आपको जो मिलेगा वहां से सॉल्व करने के बाद तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, ठीक है। अगर ये 3 वेक्टर्स, सॉरी अगर ये 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हुए मगर आज से है ज्यादा पांच, अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और आपके पास ऑलरेडी एक वेक्टर आर है, तो ये 4 वेक्टर्स आ गए। आपने कैसे याद रखना है, आपने इन 3 में से एक वेक्टर को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करेंगे, पहले वाले को ही सिलेक्ट करेंगे, तो ए को सिलेक्ट करेंगे, बट नॉट नेसेसरी, आप बी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, यह आपकी मर्जी है, ठीक है। योकन बोस, अब आपको याद कैसे रखना है, ए को आपने सिलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया, वेक्टर ए को, ठीक है। अब ये ए सबको सबट्रैक्ट करना है 1 बाय 1, इट्स आर माइनस ए, बट अब सीक्वेंस याद रखने हैं, डॉट कहां है, क्रॉस कहां है, इट्स आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो हर जगह पे मैंने सबट्रैक्ट किया ए। अब अगर आपने ऐसा किया होगा, सी को सिलेक्ट किया होगा, तो क्या लिखोगे, आर माइनस सी डॉट ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी। अगर बी को सिलेक्ट किया हुआ होगा तो इट्स आर माइनस बी डॉट ए माइनस बी क्रॉस, अभी बी सिलेक्ट किया ना, आर माइनस बी डॉट
ए माइनस बी, बी क्रॉस बी माइनस सी माइनस बी। क्लियर? तो एक को सिलेक्ट करना, उसी को 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करना 2-3 वेक्टर्स से, पहले आर फिर ये और फिर ये। अच्छा यहां पे कैसे याद रखो अगर पॉइंट सी गिवन होंगे? ए को सिलेक्ट करना है नंबर 1 को, जो मर्जी है जिस पॉइंट का भी आप नंबर 1 लिखोगे, ए बी सी में से किसी एक का नंबर 1 लिखो, फिर उसी कोऑर्डिनेट को हर जगह पे सब्ट्रैक्ट करना है। देखो x को सब्ट्रैक्ट किया x1 से, x2 को भी सब्ट्रैक्ट किया x1 से, x3 को भी सब्ट्रैक्ट किया x1 से, एंड दिस। ओके, टेक ए फोटोग्राफ। मैं क्या रूल? और वहां पे लिखा है एक कोलिनियर पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास होती है, उसकी आप कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं बना सकते। आगे बताओ क्या है? इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ लाइन, या मकला ये मकला ना टॉपिक डिराइवेशंस वगैरह, उसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। सह को परित परवाइशन के मगर मुश्किल छन कि ये मकला बोर्ड टॉपिक इस बासान हेक्टिक। अभी है इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ लाइन। सुनो बेटा, आपने 11th में नाम सुना हो, 11th में आपने नाम सुना इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ लाइन, याद है? इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ लाइन इज x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। आज हम पढ़ेंगे इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ प्लेन। सो इट इज दिस इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ प्लेन। आपको पता है इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? अगर 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, इंटरसेप्ट्स होते हैं जहां पे लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। और अगर प्लेन की बात करेंगे तो ये प्लेन जो है तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इसको कहते हैं इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ प्लेन। ये 3 एक्सिस है, करो बातें, x y z। इसमें हम 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे। इट्स a विद कोऑर्डिनेट्स a, 0, 0 होगा ना यही। देन इट्स अनदर पॉइंट b विद कोऑर्डिनेट्स 0, b, 0। लेट द इंटरसेप्ट्स आर a, b and c, and its point c with coordinates 0, 0, c। सो इट्स a 0, 0, मतलब द इंटरसेप्ट इज a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस b होगी, ये डिस्टेंस c होगी। अगर ये 7 है तो 7, 0, 0, अगर ये 9 है तो 0, 9, 0, अगर ये 11 है तो 0, 0, 11। इज दैट क्लियर? तो इनको ज्वाइन करने के बाद एक ट्राइंगल नहीं एक प्लेन बनेगा, क्योंकि अभी बात हो रही है स्पेस की। ठीक है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये प्लेन है। आप सोचो अगर वहां पे एक पॉइंट होगा, यहां पे एक पॉइंट होगा, यहां पे एक पॉइंट होगा, ठीक है गोबर? अगर इसम ज्वाइन करो, गो त्रो ये पे होतमत गज अख, पत त्रो ब्या गज, पत त्रो ब्या पे लागोस प्लाई बोर्ड, अत क्या बना? प्लेन बन जाएगा। तो ये बन गया प्लेन। ठीक, ये अभी है प्लेन। प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ऐसे, इट्स जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। यूताशा ठीक समझ आवा? हमने क्या करना है? इंटरसेप्टेड फॉर्म बनाना है इसको। तो एस क्वेश्चन इत पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स आर, पता इंटरसेप्ट 3 पॉइंट आसन दे। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। हम इसमें से x, y और z की वैल्यूज निकालेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले अगर हम पॉइंट A को सबस्टिट्यूट करेंगे, यूज a, 0, 0 इन फर्स्ट में यूज करेंगे a, 0, 0। ठीक है, सो इट्स a इंटू a प्लस 0 प्लस d इज इक्वल, ठीक है। इसमें से a का वैल्यू निकालेंगे जो यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, फिर a इज इक्वल टू माइनस d बाई ए। क्लियर?
यूज 0b0 इन फर्स्ट, इट इज 0 है ना, x की जगह 0 है तो ये 0, y की जगह b है सो इट्स b इंटू b, ये एक 0 और प्लस d इज इक्वल 0, सो b इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, क्योंकि ये गिवन नहीं है तो जनरल इक्वेशन है, गलती गई, गिवन ये नहीं है, ए बी सी आसने कैपिटल देत क्या तो आसन स्मॉल ए बी सी मतलब इंटरसेप्ट देत, ठीक है, तो b इज इक्वल टू माइनस डी बाई बी। सिमिलरली c का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल C का, इट इज माइनस डी बाई सी। ये तीन चीजें आप सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, यूज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इन इक्वेशन फर्स्ट, यूज A, B एंड C इन फर्स्ट। इसमें कोई वेक्टर इक्वेशन आपको नहीं बनानी है, डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में बना। यूज A, B, C इन फर्स्ट, इट इज A की जगह माइनस डी बाई ए इंटू एक्स प्लस माइनस डी बाई बी इंटू वाई प्लस माइनस सी बाई डी माइनस डी बाई सी इंटू जेड प्लस डी इज इक्वल 0। क्लियर? यहां से माइनस डी कॉमन निकालो इन तीन में से, इट्स एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी। अब मैंने इसको क्या किया, शिफ्ट किया इधर, ये और ये कैंसल हो गए, सो बचा क्या, इज इक्वल 1, ना डिवाइड मिस है ना, तो 1 बचेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्टेड फॉर्म। वेयर आर द